स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुंबई से बड़ी खबर है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी का समन। अनिल देशमुख के बेटे को भी समन जारी किया गया है। सोमवार को दोनों से पूछताछ होगी। ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुंबई से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। ईडी ने समन जारी किया है पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को। ईडी का समन, और ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया भी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर है। सोमवार को दोनों से पूछताछ होगी और अनिल देशमुख के बेटे को भी समन जारी किया गया है। मुंबई से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने समन जारी किया है। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने समन जारी किया है। अनिल देशमुख के बेटे को भी समन जारी किया गया है। सोमवार को दोनों से पूछताछ होगी। ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो मुंबई से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अनिल देशमुख को ईडी का समन। अनिल देशमुख के बेटे को भी समन जारी किया गया है। सोमवार को दोनों से पूछताछ होगी। ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया है। और रेजिडेंट एडिटर आनंद गायकवाड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ खबर है आनंद, एक बार तफसील से बताइए और समझाइए। जी देखिए, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जो है अनिल देशमुख, उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जिस तरह से उन्होंने, ईडी ने जो समन जारी किया था कि ईडी द्वारा भेजा गया समन के खिलाफ अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी की थी, पिटीशन फाइल किया था कि इससे उनको राहत मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से इसे नकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कहा है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो सही है। तो इसका मतलब है कि 3 अगस्त को अभी अनिल देशमुख और उनके बेटे को ईडी के ऑफिस में मुंबई में जांच के लिए हाजिर होना पड़ेगा। अभी उनके सामने दूसरा कोई रास्ता बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए आनंद। और महाराष्ट्र में आई बाढ़ के बाद अब जनजीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा है। महाराष्ट्र के सांगली, रायगढ़, सतारा, कोल्हापुर समेत कई जिलों में बाढ़ ने अपना प्रकोप दिखाया था। अब नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कोल्हापुर जिले के शिरोल तहसील में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आश्वासन दिया है कि स्थायी बाढ़ के जोखिम वाले गांवों को एक साथ आना चाहिए और सर्वसम्मति से पुनर्वास के मुद्दे को स्थायी रूप से हल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के आश्रय स्थल पद्मराज हाई स्कूल शिरोल का भी दौरा किया है। उद्धव ठाकरे ने बताया कि जिला स्तर पर एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद सही फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान शाहपुरी में दोनों नेताओं ने मुलाकात की है और बाढ़ग्रस्त इलाके में हुए नुकसान पर चर्चा की। दरअसल उद्धव ठाकरे को सूचना मिली कि देवेंद्र फडणवीस भी कोल्हापुर में है, जिसके बाद उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को संदेश भेजा। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार किया और शाहपुरी में रहने का फैसला किया। उसके बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और बाढ़ग्रस्त इलाके में हुए नुकसान के बारे में दोनों नेताओं ने चर्चा की है। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने आज रायगढ़ जिले के महाड़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और इस दौरान आदित्य ठाकरे ने लोगों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। वहीं महाड़ में बाढ़ पीड़ितों को आवश्यक सामग्री भी वितरित की गई। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले के महाड़ और पोलादपुर तहसील में बारिश से भारी आर्थिक और जानमाल का नुकसान हुआ है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, आदित्य ठाकरे को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं।
जहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, इस दौरान आदित्य ठाकरे ने लोगों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया है। महाड़ में बाढ़ पीड़ितों को आवश्यक सामग्री भी वितरित की गई है। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले के महाड़ और पोलादपुर तहसील में बारिश से भारी आर्थिक और जानमाल का नुकसान हुआ है। तो पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने आज रायगढ़ जिले के महाड़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है, लोगों से बातचीत की है। और मुंबई से सटे विरार में आईसीआईसीआई बैंक की एक ब्रांच में गुरुवार देर रात एक बड़ी बैंक डकैती हुई है। रात करीब 8 बजे बैंक के पूर्व कर्मचारी ने बैंक पर हमला कर लूट का प्रयास किया है। इस दौरान एक महिला बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई और एक कैशियर गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक की विरार के पूर्व में मनवेल पाड़ा में एक शाखा है। रात में बैंक बंद होने के बाद सभी कर्मचारी घर जा चुके थे। बैंक में सिर्फ श्वेता देवरुख और योगिता वर्तक का काम कर रही थी। इसी दौरान बैंक का पूर्व मैनेजर अनिल दुबे बैंक पहुंचा और चाकू की नोक पर बैंक से नकदी और जेवरात लूटने का प्रयास किया। अनिल को देख दोनों महिलाओं ने उसका विरोध किया और दोनों ही आरोपी संग भिड़ गए। इसके बाद मामला इस कदर बढ़ा कि आरोपी ने दोनों पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। और तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच में पाबंदियों को हटा दिया गया है। कुछ राज्य सरकारें स्कूल भी खोल रही हैं और इसी बीच चिंता बढ़ाने वाली एक खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के सोलापुर में पिछले 10 दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जिले में पिछले 10 दिनों से 613 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। जिले में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में 18 साल से कम उम्र के करीब 12,000 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन ये भी हाल के दिनों में बढ़ रहा है। पिछले 10 दिनों में अकेले 613 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और इन 10 दिनों में प्रभावित बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि के बावजूद जिला प्रशासन ने दावा किया है कि स्थिति नियंत्रण में है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते एक बार फिर मूर्तिकारों की परेशानी बढ़ गई है। पिछले साल कोरोना की लहर के चलते जलगांव जिले के मूर्तिकारों को भारी नुकसान हुआ था और एक बार फिर से इस साल गणेश उत्सव आने में है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगस्त के आसपास कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी है। ऐसे में पहले से भी मार झेल रहे मूर्तिकारों को एक बार फिर से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारे यहाँ पे गोड़ के आर्ट्स करके हमारी फार्म है। हम गए 4 पीढ़ियों से ये व्यवसाय करते हैं, लेकिन गए साल से कोरोना आने के कारण से हम पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रूल लगा दिया कि कोरोना आने की वजह से आप बड़ी मूर्ति नहीं मान सकते हैं, और जो घरगुती भी लोग मूर्ति बैठाते उनको पीओपी की नहीं बैठानी की, आपको शाड़ू माती की बैठानी है, उससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है। ये सब जो इतने रूल्स गवर्नमेंट डाल रही है वो सब मूर्तिकारों के लिए बहुत ही मुसीबत पैदा। गढ़चिरौली में 29 हत्या और 13 अग्नि की वारदात को अंजाम दे चुके 2 खूंखार इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। गढ़चिरौली में 8 लाख के इनामी 2 नक्सलियों ने समर्पण किया है। विनोद और कविता ने समर्पण किया। दोनों पर मुठभेड़, आगजनी, हत्या की घटनाओं में शामिल होने के आरोप हैं। नक्सली विनोद पर 6 लाख और कविता पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित है। गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर भामरागढ़ लहेरी मार्ग पर नक्सलियों के पर्चे और बैनर मिले हैं, जिसमें नक्सलियों ने 28 जुलाई से 3 अगस्त तक पर्चे और बैनर के माध्यम से शहीद स्मृति सप्ताह मनाने की अपील की है। आपको बता दें कि हर साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सल पार्टी के संस्थापक कामचारू मजुमदार कौम कन्हाई चटर्जी को याद करते हैं।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,242 नए मामले आए हैं और 190 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 62,90,156 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वहीं संक्रमण से अब तक 1,32,335 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 78,562 मरीजों का उपचार चल रहा है। वहीं अब तक 60,75,888 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि मुंबई समेत 25 जिलों में पाबंदियों में ढील दी जा सकती है, जहां कोविड-19 संक्रमण दर राज्य की औसत दर से कम है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर एनसीपी चुनावी मैदान में कूदेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव के शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने यह बात कही है। पत्रकारों से बात करते हुए के शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश का हाल बुरा है, इसे सुधारना होगा। यहां समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बात हो गई है और अब केवल सीटों का चयन होना है। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो शरद पवार ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में एनसीपी को युवाओं, किसानों और महिलाओं की आवाज उठानी होगी, क्योंकि वहां भाजपा सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही है। जो भी आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। यूपी में धर्म परिवर्तन कानून पर उन्होंने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन करना गलत है। अगर इच्छा से कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है। महाराष्ट्र के कोकण में आसमान से बरस रही आफत ने भारी तबाही मचाई है। रायगढ़ जिले के महाड तहसील में बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सरकार और समाजसेवी संस्थाओं की ओर से मदद देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पिछले 6 दिनों से महाड शहर के एक स्लम में लोगों ने अब भी मदद का इंतजार है। हमारे संवाददाता धमशील सावंत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों से खास बातचीत की है। जिले से लेके पूरे कोकण में बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है। अगर हम हालात देखें, यहाँ पे मैं महाड़ के नवनाथ नगर झोपड़पट्टी में हूँ, जहाँ के लोगों के खाने के लाले पड़े हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे कितनी गंदगी है, किसी भी प्रकार की स्वच्छता यहाँ पे नहीं है, किसी प्रकार की साफ सफाई नहीं है, लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है और बहुत ही गंदगी यहाँ पे फैली है। बीमारी फैलाने की यहाँ पे आशंका जताई जा रही है। हमारे साथ एक झोपड़पट्टी में रहने वाली एक भगिनी है। दीदी क्या कहेंगे, कैसे हालात है? हमारी झोपड़ी है, झोपड़ी में कुछ नहीं रहे, सब सामान सब भीज गए हैं। झोपड़ी पे कागज पन्ने रहे थे, कुछ नहीं रहे थे घर पे। अभी कैसे, क्या पहनने को कुछ कपड़े वगैरह है क्या? वह कुछ नहीं, कपड़े भी नहीं, कुछ नहीं। ये कपड़े वपड़े ऐसे चिखल में पड़े हैं सब। किसी की मदद मिली है अभी तक? नहीं, वो आते हैं, हम इधर से चिखल में से निकलता है तो गाड़ी चली जाती है आगे। कौन सी भी मदद ऐसे निकल से आगे चले जाते हैं। कौन सी भी मदद इनको मिलती नहीं। दादा क्या कहेंगे, क्या हालात है यहाँ के जो बहुत ही बुरे दिख रहे हैं? सर यहाँ पे हमारी बहुत हालत बहुत गंदगी इतनी पसर गई है कि हम साफ सफाई करने जा रहे हैं। घर के अंदर तो हमारे इधर सांप पिंचू काटा कुछ ऐसा आ रहे हैं और हमारे लोग डर रहे हैं अभी इधर से क्या अंदर कैसे जाए। झोपड़पट्टी में कोई अन्न धरने के लिए कोई कुछ आना जाना कुछ मिला नहीं है, इसलिए सब ये प्रॉब्लम हमारी चल रही है खाने पीने की। लोगों की भूखमारी हो रही है, यहाँ के लोगों को खाने को कुछ मिल रहा है नहीं है कि झोपड़पट्टी है, यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है, ऐसा कहना है। क्या कहेंगे सर? सर ये बात आपकी 100% बराबर, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं। मीडिया वाले सब बराबर बात करते हैं, लेकिन सर ये यहाँ के जो नेता है ये लोकल वाले को कोई नहीं पूछते, सब बाहर वाले को। जो अभी तड़िया इधर जो रायगढ़ में जो गिरा है तड़िया, उधर सब जाते हैं हेलीकॉप्टर से जाने के। इधर गरीब लोगों को कुछ नहीं मिलती, इतने गरीब लोग इधर बस्ती में है, सब उधर मंत्री उधर पहुंच जाते हैं। लेकिन महाड़ के लिए जो महाड़ शहर इतने बड़ा, इधर कोई नहीं आते। कि ये इतने साल से ये एक लेडी इतनी साल से ये कह रही है कि मेरे पास जब ये हमारे पास बाढ़ आती है हर साल बाढ़, लेकिन मंत्री लोग इधर कोई नहीं। अभी इतनी बड़ी घटना हुई तड़िया में तो इधर कोई मंत्री नहीं आया, इधर कोई तटकरे साहब नहीं आए, कोई मंत्री लोग कोई नहीं आए। यहाँ पे जो झोपड़पट्टी है, इस झोपड़पट्टी में बाढ़ का पानी की घुसपैठ हुई थी पूरी झोपड़पट्टी। अगर महाड़ का और पोलादपुर का हम जायजा ले तो पूरे 15 से 20 फीट पानी जो है वो झोपड़पट्टी में उसकी घुसपैठ होने के कारण जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हुआ, सब चीज़ें जो है खराब हुई, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं। इस झोपड़पट्टी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, हमें मदद चाहिए, ऐसी सरकार से यहाँ के लोग जो है मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। और भारी बारिश ने कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र के इलाके को भारी नुकसान पहुंचाया है। कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र में भारी बारिश ने जबरदस्त तूफान लाया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं विदर्भ
कि किसान को अच्छी बारिश का इंतजार है। हमारे संवाददाता शैलेश ढोरे ने विदर्भ के किसान के खेत का जायजा लिया। पूरे मानसून की बात की जाए तो जिस तरह से कोकण में मानसून ने भारी तबाही मचाई है, वही अगर कोकण के बारिश की बात की जाए तो जन सामान्य व्यक्ति के बारिश से जिस तरह से हाहाकार मच गई है, वही दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि विदर्भ के अगर किसान की बात की जाए तो किसान आर्थिक संकट में आ चुका है, क्योंकि यहां पर बारिश ना होने के कारण किसानों की तीसरी फसल यहाँ पे बर्बादी की ओर यहाँ पर आ चुके हैं। मैं एक किसान के खेत में हूँ, आप देख सकते हैं कि किसान फिलहाल अभी मिर्ची की बुआई किया है और इस मिर्ची के बुआई के साथ में जिस तरह से किसान ने ये जो मिर्ची लगाई है ये तीसरी फसल है और लगातार यहाँ पर जिस तरह से देखा गया है कि विदर्भ में बारिश ना होने के कारण किसान अब आर्थिक संकट में। किसान मेरे साथ में उनसे बात करते कि जिस बार देखा गया है कि तीसरी सब फसल भी लगाई है, बारिश ना होने का किस तरह से परेशानी हो रही है? ये बारिश न होने के कारण अभी युवा पीढ़ी जो है अभी वो बेरोजगारी बढ़ गई है, इसके वजह से हम खेती की तरफ बढ़ गए। तो अभी बारिश भी साथ नहीं दे रहा और ये तीसरी बार लगा के हो गया है और अभी भी कुछ मुश्किल दिख रहा है ये मिर्ची के। बाकी तो बारिश न होगी तो आगे का किस तरह से रहेगा? बाकी किसान तो फिर आर्थिक संकट में आ गया है पूरे, अभी नहीं होंगी तो फिर अभी ऊपर वाले के हाथ में। देख सकते हैं कि जिस तरह से विदर्भ की पूरी बात की जाए तो विदर्भ में बारिश ना होने के कारण किसान की तो आर्थिक यहाँ पर मुसीबतों का सामना करने पड़ रहा है। वही अगर दूसरा मंजर देखें तो कोकण में बारिश की भारी तबाही के साथ में जिस तरह से बारिश ने तबाही मचाई है, वही दूसरी ओर विदर्भ में बारिश ना होने के कारण अब किसान किस ओर बढ़ेगा और आने वाले समय में विदर्भ में मानसून की क्या स्थिति रहेगी, ये तो देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन सुखदेव के साथ मैं शैलेश ढोरे, न्यूज़ 1 इंडिया, नागपुर। पूरे मानसून की बात की जाए तो जिस और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने आज कोल्हापुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए तुरंत पैकेज का ऐलान उन्हें करना चाहिए। ये तो मदद बहुत जल्दी करनी चाहिए। हम लोगों ने तो तुरंत मदद दी थी, लोग भी वो बात बता रहे। सरकार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इतना समय क्यों लगा रही है, क्योंकि आपत्ति में तुरंत मदद नहीं मिली तो लोग खड़े नहीं हो। और बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र की कोरोना स्थिति पर बयान देते हुए महाविकास अघाड़ी सरकार को बहरी सरकार बताया है। उन्होंने मांग की है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है सरकार उन्हें लोकल में सफर करने की अनुमति दे। वैक्सीन ले चुके हैं, उनकी मांग है कि महाराष्ट्र की सरकार उन्हें रेल से सफर की अनुमति दे। पर एक कैसी बहरी सरकार है? हम महाराष्ट्र सरकार से मांग करते हैं कि लोगों को काम से निकाल दिया जा रहा है क्योंकि कई महीनों से वे काम पे नहीं जा पा रहे। ऐसे हालात में रोजगार उनका परिवार चलाने के लिए महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है महाराष्ट्र की सरकार तुरंत उन्हें रेल से सफर करने की। और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। परमबीर सिंह के खिलाफ कल शाम फिर से ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में रुपयों की उगाही का मामला दर्ज किया गया है। ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने पहुंचे तत्रा और जालान ने बताया है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तार किया गया था और फिर परमवीर ने उनसे रुपयों की वसूली की थी। उन्होंने इस बारे में राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रियों के पास शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें मामला दर्ज करने के लिए बुलाया गया है और अब उन्हें न्याय मिला है। मुंबई में बिस्तर पर पड़े मरीज और चलने फिरने में शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को घर पर जाकर कोरोना की वैक्सीन देने की योजना का आज से शुभारंभ हो गया है। बीएमसी ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत के
पूर्व वार्ड अंधेरी से की और इसके लिए निजी संस्था प्रोजेक्ट मुंबई का सहयोग बीएमसी ले रही है। प्रायोगिक तौर पर सफल होने के बाद इस अभियान की शुरुआत बीएमसी 2 अगस्त से पूरे मुंबई में करेगी और डोर टू डोर वैक्सीनेशन के लिए 4,466 लाभार्थियों के परिजन ने बीएमसी के पास आवेदन किया है। मुंबई में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोरोना की वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने में सक्षम नहीं हैं। पॉर्न केस में घिरे कारोबारी राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी का मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में 29 पत्रकारों और मीडिया घरानों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। शिल्पा ने जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है उनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल भी शामिल हैं। शिल्पा शेट्टी ने कहा है कि पोर्नोग्राफी केस में झूठी रिपोर्टिंग के जरिए उनकी छवि खराब की जा रही है। और बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने गुरुवार को उच्च न्यायालय से अपनी उस याचिका को वापस ले लिया जिसमें 5G वायरलेस नेटवर्क के खिलाफ उनका मुकदमा खारिज किए जाने के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई शुरू होते ही अभिनेत्री की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि वो अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। साथ ही कहा कि आदेश में संशोधन के बजाय अपीलीय न्यायालय में अपील दाखिल करने की स्वतंत्रता चाहते हैं। प्रत्युषा बनर्जी के माता पिता पिछले काफी समय से आर्थिक समस्या का जूझ रहे हैं। उनकी बेटी की मौत उनके लिए किसी तूफान से कम नहीं थी जो अपने साथ सब कुछ लेकर चले गया। प्रत्युषा के पिता ने कहा है कि अपनी बेटी के कारण ही वो अर्श पर पहुंचे थे। खेलों के बीच भारत एक सिल्वर पदक जीत चुका है और साथ ही मुक्केबाजी में उसका एक और पदक पक्का हो गया है। इस सब के बीच सिंगर अनन्या बिरला और संगीतकार AR रहमान एक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे से खिलाड़ियों में जोश भर रहे हैं। ऑस्कर, बाफ्टा और ग्रैमी विजेता रहमान और अनन्या का ये गाना रिलीज होते ही छा गया है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।